हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपके लिए आर्मी क्लर्क 2025 का बैच लेकर आऊँगा और इस बैच में मैं आपको PYQ क्वेश्चंस करवाऊँगा। देखिए बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा और जानकारी दे दूं। एग्ज़ाम डेट बिल्कुल क्लियर हो गई है, सभी बच्चों को मालूम है कि 10 जुलाई कितना है। एग्ज़ाम डेट क्या बताया गया है बताइए? 10 जुलाई। 10 जुलाई 2025 आपका एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो गया है। और अब बेटा करो या मरो की स्थिति है। कुछ ही समय रह गया है आपके पास में। आपने जो भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, वो भी ठीक पढ़ा है, लेकिन अगर आप ये जो मेरे द्वारा दी गई सीरीज़ को लगा लेते हैं तो आपके नंबर निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगे। अगर आपने ज़ीरो स्टडी की है, सर मैंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है, डोंट वरी। अगर आप ये सीरीज़ में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता 10 जुलाई तक कंटिन्यू आपके लिए ये पेपर सेट सीरीज़ आती रहेगी। जितनी भी सीरीज़ में क्वेश्चन आएंगे आप उनको करते जाइए, उन्हीं पैसेजेस को करते जाइए। विश्वास कीजिए एग्ज़ाम के अंदर आपके 15+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बाकी अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कई स्टूडेंट ने 22-23 मार्क्स तक भी लाए हैं। टाइमिंग ध्यान रखिए, रोजाना रात को 9 बजे हम मिलते हैं। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक पैसेज है और आपको मालूम है एग्जाम के अंदर 2 पैसेज आते हैं। तो पैसेज 1 में 1 to 5 तक क्वेश्चन है, हम लोग रीड करेंगे एक एक करके। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाटर स्कार्सिटी हैज़ बिकम अ मेजर इशू। वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। तो बोला गया है दुनिया के कई सारे हिस्सों में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड का मतलब तेजी से, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, एंड क्लाइमेट चेंज आर पुटिंग इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, इनॉर्मस प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्स। तो देखिए शहरीकरण हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण जो ताज़ा पानी है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। रिवर, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग एट एन अलार्मिंग रेट। तो बोला गया है नदियां हैं, झील हैं और अंडरग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। यहाँ पर एक वर्ड आया डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग का मतलब होता है कम होना। अलार्मिंग रेट का मतलब क्या है? बिल्कुल घंटी बज रही है खतरे की। फार्मर आर स्ट्रगलिंग टू इरीगेट देयर फील्ड। स्ट्रगलिंग प्रयास करना और इरीगेट का मतलब होता है जो खेतों की सिंचाई करना। तो किसान जो हैं खेतों की सिंचाई करने में काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। सिटीज़ आर फेसिंग वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग पीक समर। देखिए शॉर्टेज, गर्मियों के टाइम में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो शहरों में भी पानी की कमी हो जाती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन एंड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग आर बीइंग प्रमोटेड। अब भैया बोला गया है कि पानी को संरक्षित रखना है, तो संरक्षित रखने का तरीका क्या है कि रेन वाटर, बरसात के पानी को संरक्षित रखिए, ड्रिप से लगाकर आप जो है सिंचाई करिए, जो पानी है वेस्ट वाटर है उसका दोबारा से यूज़ करिए। जैसे किचन में से पानी निकला, किचन में हम बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने का जो पानी है वो आप अपने आसपास में गार्डन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? तो उस पानी को आप रिसाइकल यूज़ कर सकते हैं। या हो सकता है कि जैसे और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे जो पानी वेस्ट हो गया, जैसे झूठा पानी है, झूठा पानी है, बर्तन आपने गिलास पिया जो झूठा पानी है, वो झूठे पानी को भी आप कहीं खेतों वेतों में डाल सकते हैं। However, these measures require public awareness and collective action. अब इन सब के लिए किसकी ज़रूरत है? पब्लिक अवेयरनेस की, लोगों की जागरूक होने की ज़रूरत है, उनके एक्शंस की ज़रूरत है। इफ़ इमीडिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर जल्दी से एक्शन नहीं लिया गया, फ्यूचर जनरेशन में फेस सीवर वाटर क्राइसिस, फ्यूचर जनरेशन को सीवर वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। मैनेजिंग वाटर वाइजली इज़ नॉट जस्ट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट जॉब। बोला गया है पानी का जो है चालाकी से प्रयोग करना केवल ये गवर्नमेंट का स्टेप नहीं है, गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, इट इज़ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न। ये हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा मेरे यहाँ लाइट चली गई है तो अब ये बैटरी बैकअप पे काम कर रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, लेकिन आपकी पढ़ाई को मैं रुकने नहीं दूंगा, मैं कर दूंगा इसको कंप्लीट, ठीक है? आ जाएगी लाइट थोड़ी देर में। बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा ऐसा ही है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है बताइए? टू मच रेनफॉल, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, नहीं। यूज़ ऑफ सी वाटर, सी वाटर की तो चर्चा ही नहीं हुई है।
अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और मौसम का जो बदलाव है उसके कारण क्या हो रहा है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। माइग्रेशन ऑफ पीपल, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। व्हाट आर सम सॉल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन से सॉल्यूशन मेंशन किए गए हैं? तो देखिए, यूजिंग बॉटल वाटर, क्या बॉटल वाटर का प्रयोग करना चाहिए? नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, ये एक ऐसा तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग पानी के प्रयोग को पानी का संरक्षण कर सकते हैं। यही सोल्यूशन बताया था। ड्रिंकिंग लेस वाटर, कम पानी पीना, ये नहीं बताया था। वाटर फ्रॉम ओशियंस, ये भी नहीं बताया। तो सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में नंबर 3, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग वाटर। बेटा मेरे मेरे यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है, मेरे घर के सामने एक पार्क बना हुआ है, तो मैं रोज़ाना पक्षियों को पानी या दाना डालता हूँ। और पक्षी आ गए हैं, उन्होंने मेरे को देख लिया है तो आवाज़ लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चलो खैर, इसको फ्री करके मैं उनको पानी वानी देता हूँ मैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग वाटर, पानी को बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केवल गवर्नमेंट जिम्मेदार है? नहीं। क्या केवल एनजीओ जिम्मेदार है? नहीं। क्या केवल किसान जिम्मेदार है? नहीं। पानी को बचाने के लिए हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नंबर 4 पर आ जाते हैं। व्हाट डज डिप्लीटिंग मीन्स इन द पैसेज, डिप्लीटिंग का मतलब क्या होता है पैसेज के अंदर? डिप्लीटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना। कमी होना यानी कि डिक्रीज होना। डिप्लीट का मतलब क्या समझ लीजिए, किसी चीज़ में डिक्रीज होना, माइनस होना किसी चीज़ के अंदर। तो देखिए, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ये तो हो नहीं सकता। क्लीनिंग मतलब साफ, ये भी नहीं हो सकता। ओवरफ्लोइंग मतलब पानी का भराव ज़्यादा तेजी से, पानी का जो है ऊपर तक आना। डिसअपियरिंग मतलब गायब हो जाना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डिप्लीटिंग मतलब क्षय होना या कमी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। व्हाट कुड हैपन इफ वाटर इश्यूज आर इग्नोर्ड, क्या हो सकता है कि अगर हम वाटर इश्यूज को इग्नोर करेंगे, अगर हम पानी के जो समस्या है उसको इग्नोर करेंगे तो क्या हो सकता है बताइए? रेनफॉल विल इंक्रीज, क्या पानी जो बरसता है वो तेज हो जाएगा? नहीं। रिवर्स विल बिकम डीपर, नदियाँ गहरी हो जाएंगी? नहीं। फ्यूचर जनरेशन में सफ़र, भविष्य की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। एंड सिटीज़ विल बी फ्लडेड, क्या नदियों में बाढ़, क्या शहरों में बाढ़ आ जाएगी? नहीं। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो जवानों, हमने पहला पैसेज किया जिसमें 5 क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट पैसेज कर रहे हैं, इसमें भी कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। बोला गया है, इन्वेंशन ऑफ व्हील इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द ह्यूमन हिस्ट्री। बोला गया है पहिए का आविष्कार, जो व्हील का आविष्कार है वो इतिहास के सबसे कई सारे आविष्कारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इट रेवोल्यूनाइज्ड ट्रांसपोर्ट, मेकिंग ईजियर टू मूव गुड्स एंड पीपल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसने क्या किया है? क्रांति ला दी है। किस क्षेत्र में क्रांति ला दी है? ट्रांसपोर्टेशन के, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है इसने। ठीक है, इसके कारण क्या है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं और लंबा सफर तय कर सकते हैं। फ्रॉम सिंपल वुडन कार्ट टू मॉडर्न कार्स, ट्रेन, द व्हील्स हैज़ कम अ लॉन्ग वे। देखिए भैया, चाहे सिंपल लकड़ी की गाड़ी हो, चाहे एक आधुनिक कार हो, चाहे ट्रेन हो, सभी जगह पे व्हील का प्रयोग हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन व्हील आर यूज्ड इन मशीन, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा व्हील का जो प्रयोग है वो मशीनों में भी किया जाता है, क्लॉक्स घड़ी में भी किया जाता है, टरबाइन में भी किया जाता है, एंड इवन चिल्ड्रंस टॉय, बच्चों के खिलौने में भी। द प्रिंसिपल ऑफ द रोटेशन मेक इट अ यूजफुल टूल इन द मैनी फील्ड, जो रोटेशन का प्रिंसिपल है वो हर क्षेत्र में काम कर रहा है। विदाउट व्हील इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वुड हैव बीन नियरली इम्पॉसिबल, अगर ये व्हील नहीं होगा तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। ऑल्दो इन्वेंटेड थाउजेंड ऑफ ईयर, हालांकि ये कई हजारों वर्ष पहले बनाया गया था। द व्हील कंटिन्यूज टू प्ले अ वाइटल रोल इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग में, आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक में व्हील का प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए जवानों, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट, पैसेज किसके बारे में है जल्दी बताइए। क्या कार के बारे में था? नहीं बेटा। क्या ट्रांसपोर्ट के बारे में था? नहीं। द इन्वेंशन एंड द यूज ऑफ व्हील, व्हील के आविष्कार के बारे में था। ऑप्शन नंबर सी। मशीन इन इंडस्ट्रीज, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो बढ़ता हूं अगले की तरफ। व्हाट मेजर बेनिफिट्स दिस द व्हील बिकम, जो है पहिए के क्या जो है महत्वपूर्ण है, क्या उसकी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं।
रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज, क्या इलेक्ट्रिसिटी के यूज को कम करता है? ऐसा तो पैसेज में नहीं बताया। हेल्प बिल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने में उपयोग करते हैं? नहीं। इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर सी। मेड क्लॉक स्लोअर, घड़ी को स्लो करता है? बिल्कुल नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कह रहा है? इन व्हाट अदर थिंग्स आर व्हील यूज, और कौन कौन सी चीजों में पहिए का प्रयोग किया जाता है अपार्ट फ्रॉम व्हीकल्स, जो वाहन के अलावा और किस किस जगह पे पहियों का प्रयोग किया, पहियों का जो है यूज किया जाता है? केवल ट्रेन में? क्या फर्नीचर में यूज किया जाता है? क्या बिल्डिंग में यूज किया जाता है? नहीं। खिलौनों में, टरबाइंस में और मशीन्स में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 9 पर आते हैं। व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पैसेज में पहिए के आविष्कार के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहा गया है? तो देखेंगे, इट वाज अ रीसेंट डेवलपमेंट, क्या ये अभी अभी डेवलप हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, हजारों साल पहले हुआ था। इट फेल टू इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट, क्या ये ट्रांसपोर्ट पर अपना प्रभाव छोड़ने में फेल हो गया था? बिल्कुल नहीं हुआ था। इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज्ड, इसका प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जा रहा? नहीं। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, ये मील का पत्थर साबित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नंबर 10 पर आते हैं। व्हाट मेक्स द व्हील सो यूजफुल, पहिए को कौन बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? क्या चीज़ पहिए को ज़्यादा उपयोगी बनाती है? देखते हैं भैया, क्या चीज़ बनाती है उपयोगी ज़्यादा? इन वेट, क्या वजन में ज़्यादा उपयोगी है वो? नहीं। इट शेप, शेप में ज़्यादा उपयोगी है? नहीं। इट डेकोरेशन, क्या डेकोरेशन में प्रयोग किया जाता? नहीं। इट इज़ एबिलिटी टू रोटेट, रोटेट का मतलब होता है घूमना, पहिया घूमता है जिसके कारण हमारा जो है यातायात बिल्कुल सही चलता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? तो देखो बेटा, अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन कराए, 2 पैसेज, 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके क्लर्क में क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप इसको इस तरीके से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। स्पॉट द एरर, एरर बताना है आपको सेंटेंस के अंदर। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, इसको रट लीजिए बेटा, पेपर में आएगा ही आएगा। अगर टफ पेपर हुआ तो गारंटी है कि यहां पर ये क्वेश्चन आपको टकराएगा ही टकराएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर कभी भी सेंटेंस के बीच में हु आ जाए तो इससे पहले हमेशा आता है एक सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है, और इसी के अकॉर्डिंग आती है वर्ब। क्या आती है? इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। इट इज आई, आई तो सब्जेक्ट है, सही है। इट आ रहा है सर, इज आ रहा है, इज या वाज में से कोई एक आएगा, इज आ गया, और फिर आई आ गया, आई के बाद में हु आ रहा है। इस आई के अकॉर्डिंग चाहिए हमको वर्ब। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इज, जो कि गलत है, सही हो जाएगा हमारे पास में आई के साथ में एम। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? देखो, अगर ग्रामर के जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप इनको भी तैयार कर लेते हैं ना, तो भी आपका एग्जाम में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो भी आप कर जाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है? चलिए अगले स्पॉटिंग एरर पर आते हैं। अगला स्पॉटिंग एरर क्या कह रहा है, इसको जान लेते हैं हम लोग। अगला बोला जा रहा है, रोमांटिज्म ऑफ मेलंकली इन पार्ट ऑफ लिटरेचर आर रीजन। देखो, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा। नाउन 1 ऑफ नाउन 2, कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए, नाउन 1 नाउन 2 की स्थिति आ जाए, तो हमेशा पहला वाला देखा करो, पहला वाला नाउन। रोमांटिज्म का मतलब हो गया, ये क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि सिंगुलर होता है, मनोभाव होता है। सिंगुलर के लिए वर्ब सिंगुलर ही आएगी, आर नहीं आएगा। किसका यूज करोगे? इज का। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्लीज बेटा लिख लें आप, प्लीज लिख लें आप, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, आप एक बार एग्जाम देने जाते हैं, ना जाने तो कैसे कैसे करके आप लोगों का फिजिकल निकलता है, ना जाने कैसे कैसे करके आप लोगों का रिटर्न निकलता है। और रिटर्न में भी अगर आप पास तो हो गए लेकिन मेरिट में नहीं पहुंच पाए तो बुरा हाल हो जाता है। इसलिए हर फॉर्मूला ज़रूरी है। एज वेल एज से जो पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। पेशेंस एज वेल एज से पहले आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। पेशेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हमेशा इज लगता है, सिंगुलर वैल्यू मान लीजिए बस। ठीक है? चलो बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। सही प्रपोजिशन का प्रयोग करना है हमको फिल इन द ब्लैंक के अंदर। तो चलिए अपने आंसर्स को देखते हैं। राम एग्रीड डैश प्रपोजल।
अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रपोजल से सहमत होता है तो एग्रीड टू होता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर मैं जैसे आपसे सहमत हूं, पर्सन से सहमत हो गए तो क्या हो जाएगा, एग्री विद पर्सन होता है। पर्सन के लिए क्या आता है बेटा, विद आता है। तो अभी पर्सन तो आ नहीं रहा, प्रपोजल आ रहा है, तो TO2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 पर आ जाते हैं। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, तो फिक्स्ड प्रपोजिशन है, याद रखिए एडिक्टेड के साथ में हमेशा TO2 आता है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, आप याद करेंगे इसको। ही सैट डैश द शेड ऑफ ट्री, वह पेड़ की छांव में बैठा, तो पेड़ की छांव में बैठा एक पूरा याद रखिए, कभी भी शेड वर्ड आएगा तो आप किसका यूज करोगे, इन द शेड ऑफ ट्री। लेकिन देखो ध्यान से, जैसे ये एक पेड़ है अपने पास में, ठीक है, और ये पेड़ है अपने पास में यहाँ पर, और इस पेड़ के नीचे क्या एक लड़का बैठा हुआ। अब अगर ऐसा बोला जाए कि बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो अंडर लग जाएगा, अंडर द ट्री। लेकिन बोला गया पेड़ की छाया में बैठा हुआ है, शेड वर्ड आ जाए तो हमेशा इनका यूज करें, ये ध्यान रखें आप। जैसे शेड वर्ड नहीं आता इधर पर तो अंडर द ट्री हो जाता, इन द ट्री नहीं होता, क्या हो जाता, अंडर द ट्री। लेकिन शेड वर्ड आ गया इसलिए इन द शेड ऑफ ट्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ गए हम लोग आर्टिकल्स वाले पर। आर्टिकल का किस तरह का पैटर्न दिया हुआ है इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। बोला गया है हमारे पास में, द नाइट बीइंग शार्प एंड फ्रोस्टी ही ट्रेम्बल्ड फ्रॉम फुट टू हेड। बोला गया है कि रात इतनी ज़्यादा गहरी थी और इतनी ज़्यादा सर्दी थी उसमें कि वो सिर से लेके पाँव तक पूरा का पूरा कपकपा गया। तो देखिए रात की क्वालिटी बताई गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो ऑप्शन पहले तो लगेगा दा। अच्छा बाकी बचे हुए ऑप्शंस में क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर भी आएगा 5, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। माई डैश फ्रेंड लाइक्स टू लिसन डैश स्टोरी। अच्छा पहली चीज, स्टोरी एक नाउन हो गया, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब तो आने ही बनता है, एडवर्ब तो एडजेक्टिव आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। अब देखो आर्टिकल का रूल थोड़ा सा कई बच्चों को नहीं पता होगा, बता देते हैं। आ से लेके अंघा तक आएगा तो एन लगाएंगे, और का से लेके ज्ञा तक आएगा तो ए लगाएंगे। अभी देखो क्या आ रहा है, गुड, गुड में किसकी आवाज आ रही है, गा की आवाज आ रही है। कहां से कहां तक है, का खा गा, है ना, गा आ रहा है ना इसके अंदर, का खा गा, तो क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे। तो सेकंड वाले में तो ए आ गया, ये बात तो कंफर्म है। बाकी को हटाइए, दा हटाइए, दा हटाइए, सेकंड वाले में ए आना चाहिए, इसको भी हटाइए। अब दो ही ऑप्शन बचे हमारे पास में, बी और डी। अब देखिए माई ए फ्रेंड, आप लोगों ने सुना है माई फ्रेंड, माई ए फ्रेंड सुना है क्या, कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में आर्टिकल नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्या बोल रहा है, डैश आइडिया ऑफ हेल्पिंग मैन वाज अनप्लीजेंट इटसेल्फ। अब इस सिचुएशन में समझिए ध्यान से, आपको मैंने पढ़ाया था नाउन ऑफ नाउन, ये रहा नाउन ऑफ नाउन, इससे पहले एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, द आर्टिकल। तो पहले में तो द आएगा, ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। अब दूसरे में क्या आने वाला है, बस ये ध्यान से सुनेंगे, द आइडिया ऑफ हेल्पिंग डैश मैन वाज अनप्लीजेंट इन इटसेल्फ। देखिए उस व्यक्ति की मदद करना, उस खास व्यक्ति की मदद करना हमारे लिए ठीक बात नहीं थी, अच्छा नहीं था। सो डा आ जाएगा, दोनों में दादा का यूज करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, चलो बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या बोल रहा है, 20 बेटा PQRS स्टोरी अरेंजमेंट दिया हुआ है। आपके क्लर्क एग्जाम में थोड़ा इजी लेवल का आएगा, मैं आने वाले इस पेपर सेट के अंदर इजी लेवल भी लेकर आऊँगा, लेकिन पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसा बता दूं कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा मैं इजी लेवल भी लेकर आऊँगा आपके लिए, तो ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो देखते हैं करना क्या है, मॉडरेट लेवल रखा है मैंने पेपर का। व्हेन शी गॉट टू हर हाउस, देखिए जो ब्लू कलर में है ये स्टार्टिंग सेंटेंस है और ये ब्लू कलर में ये एंडिंग सेंटेंस है, इसके बीच में हमको सेंटेंस जमाना है। कैसे जमाएंगे देखेंगे। व्हेन शी गॉट हर हाउस, जब वे अपने घर पहुंची, देयर वॉज नथिंग टू रिट्रीव, वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। तो कुछ भी नहीं बचा था, क्या घटना हुई होगी वहां पर, ऑल वैल्यूएबल्स वर स्मैश्ड एंड स्टोलन, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो वहां पे टूट गई थी या चोरी की जा चुकी थी। तो पहला सेंटेंस तो ये हो गया, ठीक है।
फिर दूसरा क्या हुआ होगा, द कर्टेन वर बर्न, पर्दों को जला दिया गया। बुक्स वर रिप टू श्रेडेड, किताबों को फाड़ दिया गया बिल्कुल, ये सेकंड सेंटेंस। हर मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैड बीन फ्लंग एवरीवेयर, उसके मेडल और ट्रॉफीज क्या थे, चारों तरफ फैले हुए थे, तो ये तीसरा हो गया। और द हाउस हैज बीन कंप्लीटली रेंशिक्ड, पूरा घर तितर बितर पड़ा हुआ था, ये चौथा पड़ा हुआ। फिर द मिस्टर्स एम स्टूड इन द सेंटर ऑफ द बेडरूम, मिस्टर एम जो हैं बेडरूम के सेंटर में खड़े हुए थे, लुकिंग एट अ ruined कॉपी ऑफ द कुरान फोर्सिंग बैक हर टीयर्स, कुरान फोर्सिंग बैक हर टीयर्स, देखा उन्होंने कि कुरान की जो किताब थी वो भी क्या थी, पूरी की पूरी जो है टूटी फूटी पड़ी हुई थी। तो अभी देखें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तो पहले से ही सीक्वेंस बनाकर दे दिया था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी ऑप्शंस नहीं आएंगे अभी, ठीक है। चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। द स्टूडेंट केम लेट टू स्कूल, बच्चा विद्यालय से देर से आया, देर से पहुंचा, केम लेट टू स्कूल, स्कूल देर से आया। अब क्या हुआ होगा, देखो पहला लेटर क्यू है, क्यू क्यू क्यू, तो पहला लेटर तो क्यू हो गया। द वॉचमैन डिड नॉट अलाउ हिम इनसाइड द स्कूल, वॉचमैन ने उसको स्कूल जाने नहीं दिया। और जब वॉचमैन ने उसको स्कूल में जाने नहीं दिया तो अब उसने क्या किया होगा, थोड़ा सा वेट किया होगा। द बॉयज वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर सम टाइम, बच्चे ने कुछ देर बाहर वेट किया, ठीक है। वेट करने के बाद में ही देन डिसाइडेड टू गो होम, उसने फिर घर पर जाने का फैसला किया कि अब वो कहाँ जाएगा, घर पर जाएगा, ठीक है। चलो भैया ये तीसरा हो गया। ही वेंट होम वीपिंग, और वो घर रोते रोते गया। इट वॉज अ बैड डे फॉर हिम, उसके लिए बहुत बुरा दिन था। अगर मैं सारे ऑप्शन सेट करके देखता हूं तो मेरा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर, आया समझ में बेटा। चलो बढ़ता हूं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आया है हमारे पास में ये भी PQRS से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। द चिल्ड्रन एंजॉयड, क्या दिया हुआ है हमारे पास में, द चिल्ड्रन एंजॉयड, अच्छा बच्चे क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय के साथ में एक प्रपोजिशन आता है एट, क्या आता है, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है या प्रपोजिशन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, तो ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। या तो एंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है या आपके पास में प्रपोजिशन एट आता है। तो यहाँ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है, एंजॉय के बाद में एट आएगा, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत क्यू से होनी है। क्यू किस किस में है, 2, 3, 4 में क्यू है, पहले वाले में क्यू नहीं है, इसको हटा दो। एट पार्टी, अब देखो क्या क्या किया गया था वहां पर। अच्छा देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है, सर्व इन द एंड, सर्व का मतलब होता है परोसना, तो क्या परोसा गया होगा बताओ, द डिलीशियस केक, केक को परोसा गया होगा। यानी कि एक बात कंफर्म है कि लास्ट वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, आर तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 लगना चाहिए। अब मैं जरा इसको पढ़कर देखूंगा पूरा का पूरा। द चिल्ड्रन एंजॉय एट द बर्थडे पार्टी, उसने बर्थडे पार्टी पे एंजॉय किया, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा, ऑल द गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द होस्ट, सारे के सारे जो गेम थे होस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एंड द डिलीशियस केक सर्व, और डिलीशियस केक को क्या किया गया था, सर्व किया गया था। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड वाला इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, लास्ट सेशन पे पहुंच गए हैं वोकैबुलरी के। देखो बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो प्लीज़ करिएगा इसको। बोला गया है सिनोनिम ऑफ सैकरिन, सैकरिन का सिनोनिम आपको बताना है। तो पहली बात, सैकरिन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी हो, मीठा हो कोई चीज़, ठीक है। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना यानी क्विट कर देना। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। एरिड, एरिड का मतलब क्या होता है बताइए, सूखा सा रहता है, एरिड का मतलब सूखा, और क्वाइट का मतलब छोड़ देना। तो अभी सैकरिन का मतलब क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी स्वीट, मीठा। ड्रैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या होता है बताइए, किसी चीज को खींचना होता है ना। ड्रैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खींचना। अब देखेंगे ध्यान से, स्लीपी, स्लीपी मतलब नींद जैसा, नींद नींद आ रही है। क्रश, क्रश का मतलब होता है किसी को तोड़ देना यानी डिस्ट्रॉय कर देना। प्राउड, प्राउड का मतलब अभिमान होता है, गौरव होता है, प्राइड। पुल, पुल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खींचना होता है, ड्रैग करना होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर,
तो चलिए सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं 25। देखो बेटा, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं, रोजाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आता हूं और ये पेपर सेट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इसमें हम MCQ करते हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल ना घबराएं। आप अगर इस सीरीज को भी देखते रहे तो भी बेटा पार निकल जाओगे आप, तो भी आपका कुछ ना कुछ कल्याण हो ही जाएगा। ठीक है। एंटेनिम ऑफ टैलेंट, टैलेंट का एंटेनिम बताना है। अच्छा, टैलेंट का मतलब क्या होता है बताइए? योग्यता। किसी काम को करने का टैलेंट होता है, योग्यता होती है। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? जो किसी का धन्यवाद ना करता हो, है ना, जो किसी का जैसे थैंकफुल ना हो। ठीक। साइलेंट का मतलब शांत होता है। शो का मतलब दिखाना होता है। और इनेबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। इनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। तो योग्यता का उल्टा क्या हो जाएगा? अयोग्यता। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, देखिए बार बार किस्मत आपको मौका नहीं देती है, एक बार मौका मिला है तो जी तोड़ मेहनत कीजिए। कोशिश करें, ऐसी पढ़ाई करें कि आप एक बारी में मेरिट में आ जाएं और पास हो जाएं, एक बारी में आप निकल जाएं। ठीक है, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जवानों, मिलते हैं अगले वीडियो में।